नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में। तो वेलकम टू ग्रैंड मास्टर 360। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। और आप लोगों को पता है हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली जो है होती है। तो हमारी टीम की तरफ से नया वेलकम पोस्टर आप लोगों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं ग्रैंड मास्टर 360 में। और उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एक्स, हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सर वो एक्स नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, ये ट्विटर है। ठीक है, तो आप ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह जो है आप यहाँ पर आके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर मिलती रहेंगी हर चीज़ों की। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाया करेंगे इनसे रिलेटेड। और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक धुआंधार सी लाइन है कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। क्या बाकी है? तो जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और हमारा पहला टॉपिक होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को A++ जो है वो डिग्री या फिर सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनको ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, इनको ग्रेड दिया जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, NAAC। NAAC के द्वारा इनको क्या है, ग्रेड प्रदान किया जाता है। तो ये A++ और A, ठीक है, इस कैटेगरी के ग्रेड होते हैं। तो A++ जो ग्रेड है वो एक तरह से उच्चतम ग्रेड होती है। तो ये किसको दिया गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद द्वारा 13 से 15 सितंबर को किए गए निरीक्षण के आधार पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3.56 के स्कोर से A++ ग्रेड दिया गया। ठीक है, तो ये ग्रेड जो दिया गया है ये विश्वविद्यालय के कार्यों को देखकर दिया गया है। इसके लिए 3 दिन का निरीक्षण यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इसके 4 महीने बाद ये परिणाम जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद न्यूज़ में है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। घोषणा किसने की है? तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्या किया जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के दूसरे नेता होंगे। ठीक है, बीजेपी के दूसरे नेता होंगे। इसके पहले किसको दिया गया था? तो माननीय वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको प्रदान किया गया था भारत रत्न। ठीक है, तो देखेंगे न्यूज़ को। तो 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। 96 वर्षीय आडवाणी देश का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाले बीजेपी के दूसरे नेता बन गए। ठीक है, और इसके साथ ही ये 50वें व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया जाएगा, जिनको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को प्रदान किया जाता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये हर साल प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। अभी दिया गया है किसको?
तो आपको पता होगा कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर को, जिनको जननायक भी बोला जाता है, ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान किया। मतलब इसकी घोषणा जो की गई थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, इसकी घोषणा 23 जनवरी को की गई थी, ठीक है, और इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कर्पूरी ठाकुर जो हैं इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, 23 जनवरी को ये ऐलान किया गया था, ठीक है। इसके पहले अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये बीजेपी के पहले नेता थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करती है। आडवाणी जी की बात करें तो 2015 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अभी कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये इनके बारे में जानकारी थी और भारत रत्न के बारे में जानकारी थी। आपको याद रखना है, मैं 100% लिख के दे सकता हूं, भारत रत्न से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है आपके भारत रत्न, और उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं, राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिसकी सरकार उसी के सवाल, तो जिसकी ढपली उसका राग आपने सुना होगा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद न्यूज़ में है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित क्यों न्यूज़ में है? तो ये क्या थे? राज्यपाल थे, कहाँ के? पंजाब के, ठीक है, कहाँ के? पंजाब के ये राज्यपाल थे। इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 3 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने जो कारण बताए हैं वो निजी कारण बताए हैं, तो जो भी हो, ठीक है। तो ये 2021 से पंजाब के राज्यपाल थे। किस नंबर के? 36वें नंबर के, ठीक है। तो 36वें नंबर के ये राज्यपाल थे, कहाँ के? पंजाब के, ठीक है। तो आगे आप अब जब कोई नया राज्यपाल यहाँ पर जब नियुक्त होगा ठीक है, तो देखेंगे तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने पंजाब राजभवन में इनको शपथ दिलाई थी। 3 बार लोकसभा के सांसद थे, ठीक है, और पुराने अंग्रेजी अखबार द हितवाद के ये एडिटर भी थे, ठीक। 1982 में महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास, श्रम सुधार और आवास राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनका जन्म जो हुआ था 16 अप्रैल 1940 को हुआ था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? INS संधायक, ठीक है। तो INS संधायक को विशाखापट्टनम में इसका जलावतरण किया गया, ठीक है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS संधायक का क्या किया गया? INS संधायक का जलावतरण किया गया, ठीक है। INS संधायक जो है ये क्या है? इंडियन नेवल शिप है। इसका जो जलावतरण किया वो किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने इसका जलावतरण किया, मतलब इसका उद्घाटन किया एक तरह से। अगर इसकी बात करें तो ये 2 डीजल इंजन से लैस है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 अधिकारी इस पर नियुक्त हैं, 160 नौसैनिक इस पर नियुक्त हैं। इसके वजन की बात करें तो 3400 टन इसका वजन है, और रेंज की बात करें तो 11000 किलोमीटर रेंज है, ठीक। तो 3 फरवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल INS संधायक का कमीशन हुआ मतलब क्या होता है कि ये सेवा में आ गया, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में इसका क्या किया? जलावतरण किया, ठीक है। उसके बाद
अगर बात करें तो आईएनएस संधायक की रेंज 11,000 किलोमीटर है और बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों की निगरानी करेगा। इसमें बोफोर्स गन लगी हुई हैं, जो जरूरत पड़ने पर इसमें चेतक हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती की जा सकती है। इसकी कुल लंबाई जो है 288.1 फीट की है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आईएनएस संधायक का है, जिसको विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया। ठीक है, आईएनएस संधायक का जो पुराना वर्जन था वो 1981 से 2021 तक कमीशन था इंडियन नेवी में, फिर 2021 में इसको रिटायर कर दिया गया। अगर बात करें इसके काम की तो मुख्य काम क्या है, सर्वे और नेविगेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से जांच पड़ताल करते रहते हैं, समुद्र की गहराई में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करके नई जानकारियां प्रदान करते हैं, गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा और समुद्र में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक करेगा। आईएनएस संधायक सैटेलाइट बेस्ड आईएनएस संधायक में जो जीपीएस है या फिर सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है, इसको लगाया गया है, तो ये इससे लेस है। ठीक, तो ये सारी जानकारी किसकी थी, आईएनएस संधायक के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रांस यूपीआई को शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ पहले भी आई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफिल टावर पर यूपीआई जो है वो स्टार्ट हुई है। आपको पता होगा फ्रांस में क्या है, एफिल टावर है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और पेरिस में ही क्या है, एफिल टावर है। ठीक है, तो 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। तो एफिल टावर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं लोग। ठीक, यह लॉन्चिंग फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद हुई। तो आप सबको पता है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, तो उस परेड के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये 25 जनवरी को जयपुर आए थे, यहाँ पर इनको यूपीआई के बारे में थोड़ा जो प्रमोशन था वो किया गया। ठीक, क्लियर। तो जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फ्रांस की लायरा कलेक्ट ने यूपीआई को लागू करने के लिए समझौता किया है। बात करें भारत की तो 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण जो है यूपीआई का, इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का जो निर्माण है वो एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। ठीक है, तो डिजिटल भारत को बनाने में बहुत ही एक तरह से बड़ा योगदान है, कैशलेस इंडिया को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है यूपीआई का। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने झेला होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी, कोरोना में जो एक तरह से कैश के लिए दिक्कतें हो रही थी, या फिर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी जो कैश के लिए दिक्कतें हो रही थी, तो उसके बाद जो यूपीआई है, ऑनलाइन पेमेंट है, वो काफ़ी बूम किया। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीआई का काम क्या है, तो यूपीआई के द्वारा खाते में जो पैसा होता है उसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं हमारा। तो इसमें आपको बताया गया CLE राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 के बारे में। नॉट मच दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन न्यूज़ है तो देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। विषय की बात करें तो विषय क्या है, न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां। ठीक है, इसका जो विषय है वो क्या है, न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां। तो यही लाइन जो थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि इस सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों जैसे न्यायिक परिवर्तन और वकालत के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और मौजूदा कानूनी शिक्षा में बदलाव पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है,
अगर बात करें इस सम्मेलन की, तो यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल कानूनी बिरादरी के विभिन्न हितधारकों के बीच क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको पहली लाइन से डेटा जो है वो फेच करने हैं, वो याद रखने हैं। उसके बाद क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन प्रतियोगिता 2024। ठीक है, तो आप सबको पता है कि खेलो इंडिया का जो संस्करण है या फिर खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो क्या हैं, वो कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, वो लद्दाख और गुलमर्ग या फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पर, गुलमर्ग या फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये आयोजित किए जा रहे हैं 2 चरणों में। तो पहला चरण लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, दूसरा चरण गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि लद्दाख में -11 डिग्री तापमान के बीच में खेलो इंडिया शीतकालीन प्रतियोगिता 2024 का पहला चरण लेह में शुरू हुआ। ठीक है, तो लेह में इसको प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो लेह के जो उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने किया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, उद्घाटन किसने किया। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो लेह या लद्दाख में शीतकालीन खेल का पहला चरण 6 जनवरी तक चलेगा, दूसरा चरण गुलमर्ग में 21 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, तो ये 6 फरवरी तक होगा और दूसरा जो चरण है वो 21 फरवरी से कहाँ होगा, गुलमर्ग में होगा, मतलब जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और बात करें तो इसका जो शुभंकर है, ठीक है, वो क्या है, या फिर इसको हम मस्कट बोलते हैं। तो शुभंकर क्या है इसका शुभंकर है ये हिम तेंदुआ। ठीक है, ये क्या है, ये सर है हिम तेंदुआ है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ की अभी रिपोर्ट जारी हुई थी इनकी स्थितियों के बारे में, तो वो मैंने आपसे पूरी रिपोर्ट ब्रॉड में डिस्कस की थी। आप उसको रेफर कर सकते हैं ओल्ड वीडियोस पे, वहां पर आपको वो पूरा मिल जाएगा। ठीक, शीतकालीन एथलीटों के लिए सबसे रोमांचकारी आयोजन शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ठीक है, क्षेत्र की परंपरा और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 का शुभंकर हिम तेंदुए को बनाया गया है। लद्दाख में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीन ए सी या फिर शान। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सीन ए सी बोलते हैं लद्दाख में, या फिर इसी को हम बोलते हैं शान। ये क्या है, ये नाम है किसका, हिम तेंदुए का, कहां पर, लद्दाख में। ठीक है, खेलों का लोगो प्रमुख रूप से भारतीय तिरंगे के साथ यहाँ की मनोरम भूमि की विशिष्टता और विविध खेलों को प्रदर्शित करता है। यह लोगो इन खेलों के आयोजन स्थल लेह की चानस्पा की एक पर्वतीय चोटी पर धर्म चक्र के साथ पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। आगे इसमें क्या है कि ये जो है वो 4th एडिशन है, 4था संस्करण है। इसमें जो है वो बर्फ पे खेले जाने वाले जो ज़्यादा खेल हैं उनका आयोजन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, आइस हॉकी है। ठीक है, ये क्या है, आइस हॉकी है, बर्फ पर क्या है, हॉकी खेली जा रही है। ठीक है, तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 इंडियन कैलेंडर में वार्षिक आयोजन का 4था संस्करण है। शुरू कब किया गया था, तो 2020 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। ठीक, उसके बाद लद्दाख में जो है आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा। और बात करें जम्मू और कश्मीर में तो स्कीइंग मतलब पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की और गंडोला का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये खेलों का आयोजन है, कहाँ पर कौन से खेलों का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद खबर है एम्स से। ठीक है, एम्स ने क्या किया है, एम्स ने इलाज के लिए किसकी सहायता ली है, AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। क्लियर। तो स्वास्थ्य देखभाल में AI की जो एक AI का जो एक तरह से योगदान है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल में AI की शक्ति का लाभ लेने के लिए एम्स दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे के सहयोग से एक AI प्लेटफॉर्म आई ऑन्कोलॉजी लॉन्च किया।
ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है, किसके सहयोग से किया गया है ये आपको याद रखना है, और किसने किया है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा या फिर किसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल में एआई का प्रयोग किया गया, या फिर एआई प्लेटफॉर्म आई ऑन्कोलॉजी लॉन्च किया गया। तो आपको बताना होगा एम्स के द्वारा, या फिर आपको पूछा जाएगा किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, तो आपको बताना होगा सीडीएसी पुणे के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो वैश्विक स्तर पर उच्च आय वाले देशों और मध्यम आय वाले देशों में हृदय रोग, ठीक है, की तुलना में कैंसर सबसे घातक बीमारी है। ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है? लेसेंट की रिपोर्ट है। लेसेंट जो है वो स्वास्थ्य पर आधारित रिपोर्ट को जारी करता है। तो वर्ष 2019 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकैन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में पूरे विश्व में कैंसर के 19.3 मिलियन मामले थे। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएसए में, और उसके बाद भारत का स्थान जो है वो आता है। लेसेंट के प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में क्या बताया गया कि भारत में कैंसर के मामले बढ़कर 2.08 मिलियन हो जाएंगे, जो 2020 की तुलना में 2040 में 57.5% की वृद्धि है। अगर बात करें वर्ष 2022 की, तो भारत में कैंसर के कारण 8 लाख से ज़्यादा डेथ हुई है। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, उसके बाद आएगा डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके भी हाथ में मोबाइल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लोग क्या होता है, जैसे आप सुबह उठे मोबाइल उठा लिया, ठीक है, या फिर ऑफिस से आए मोबाइल उठा लिया, ठीक है, फिर कोई काम नहीं है, लेटे हैं रजाई के अंदर मोबाइल चला रहे हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके लत को दर्शाती हैं कि आपको जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या फिर जो वातावरण है एक जनरेट हो गया है लोगों में, ये दिखाता है कि जो एडिक्शन है लोगों का, ठीक है, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, या फिर एक डिजिटल वर्ल्ड में, तो इसको समाप्त करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से गेमिंग और सोशल मीडिया पर जोर देते हुए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। अगर बात करें डिजिटल डिटॉक्स की, तो डिटॉक्स मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे समाप्त करना या फिर स्वच्छ करना। ठीक है, आप लोगों ने हर चीजों का डिटॉक्स पढ़ा होगा। ठीक, तो कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास लोग क्या करते हैं, बैठे हैं रजाई में मोबाइल चला रहे हैं। ठीक, रील जो है आजकल, तो रील जो एक क्या है, एडिक्शन बन गया है लोगों का। ठीक है, अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो में सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो मतलब ऑल टाइम पूरे रास्ते मोबाइल में मतलब लगे हुए चले जाते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, लोगों का स्टेशन छूट रहा है वो आगे निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि लोग मतलब टॉयलेट में भी फ़ोन लेके जाएंगे। ठीक है, रिसर्च में या फिर उसमें चीज़ों में पता चलता है कि जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो टॉयलेट सीट से ज़्यादा गंदी होती है, उस पर ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं एज कंपेयर टू टॉयलेट की सीट। तो ये सारे जो एडिक्शंस हैं इन्हीं को ख़त्म करने के लिए एक जो साइंटिफिक वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक फिक्स टाइम किया जाता है कि इतने टाइम के लिए हम फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट आप भी सेट कीजिए। ठीक, कि हम दिन भर में, अब जैसे आप लोगों का है कि ऑनलाइन पढ़ना है, मोबाइल तो पास में रखना ही पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब जैसे पढ़ के फ्री हुए, 2 क्लासेस खत्म हुई, बीच में 1 घंटे का गैप है, तो लोग क्या करते हैं, रील देख लेंगे, शॉर्ट्स देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए बंधु, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी रील आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली है।
ना कोई कच्चा बादाम पेपर में आएगा, ना कोई पक्का बादाम पेपर में आएगा। ठीक, तो कुछ भी ये सारी चीज़ें देखने का मतलब नहीं है। सिंपल, आपको बीच में टाइम मिल रहा है, आप खुद पर ध्यान दीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए। उसके बाद आपको जो पीछे की क्लासेस जो हुई हैं उनका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होने वाली है आप उसके बारे में देखिए। ठीक, क्लियर। तो इसमें क्या किया जाता है, डिजिटल डिटॉक्स में एक फिक्स समय के लिए फोन से, टैबलेट से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाई जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, डिजिटल डिटॉक्स बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, इसी तरह इंटरनेट पर हर समय एक्टिव रहना एक लत की तरह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बात सब जानते हैं लेकिन कोई नहीं मानता है। ठीक, डिजिटल डिटॉक्स में एक ड्यूरेशन फिक्स की जाती है और सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं या फिर जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन हर चीज़ों से आपको क्या होगा, दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसको प्रारंभ किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ में है अग्निदेव चोपड़ा। ये कौन है, अग्निदेव चोपड़ा है। ठीक है, इनके पिता का नाम आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इनके पिता का नाम है विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, क्या नाम है इनका पिता का, विधु विनोद चोपड़ा, जो क्या है, एक फिल्म डायरेक्टर हैं। और अभी हाल ही में इनकी फिल्म 12th फेल को क्या मिला, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये तो विधु विनोद चोपड़ा के बारे में थी। तो अग्निदेव चोपड़ा इनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अग्निदेव चोपड़ा न्यूज में क्यों है। ठीक, तो अग्निदेव चोपड़ा न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि ये हाल में क्या कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी जो है ये खेल रहे हैं। और रणजी ट्रॉफी में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने डेब्यू सत्र के 4 मैचों में 667 रन बनाए हैं। ठीक, और क्या है कि डेब्यू सीजन में लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये बने हैं। ठीक है, उन्होंने इस दौरान 166, 92, 164, 114, 105 और 101 रन की पारियां खेली। तो लगातार 4 शतक इन्होंने बनाया है। और देखा जाए तो इसमें इन्होंने टोटल 5 शतक बनाए हैं। ठीक, अंडर 19 में इन्होंने मुंबई के लिए डेब्यू किया था। उसके बाद ये मिजोरम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किए हैं। ठीक, तो ये था अग्निदेव चोपड़ा के बारे में। ठीक है, उसके बाद सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। तो 3 फरवरी को यूपी के कृषि मंत्री इस मेले का उद्घाटन किए। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस कृषि मेले का उद्घाटन किया, किसान मेले का उद्घाटन किया। कहाँ पर, वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शहंशाहपुर में 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है, जो 3 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा, 6 फरवरी तक ये चलेगा। जो उद्घाटन किया कृषि मंत्री, नाम क्या है, सूर्य प्रताप शाही। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज फ्यूचर टेंस में ही मिल रहा है। ठीक, अगर बात करें तो यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड वेजिटेबल्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, राज्य सरकार, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय उसमें तो आकर्षण, सब्जी प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतिष्ठानों के द्वारा कृषि उत्पादों और यंत्रों का प्रदर्शन एवं विक्रय है। ठीक है, तो बात करें तो देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR की स्थापना वाराणसी में हुई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, क्या है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1999 में। कहाँ पर, वाराणसी। ठीक है, तो भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में की गई थी। यहाँ पर एक न्यूज़ अभी थोड़ा
कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है जो चल रही है, तो धार्मिक न्यूज हो जाती है, तो किसी की भावना अगर आहत हो तो क्षमा प्रार्थी होंगे हम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, और ज्ञानवापी मस्जिद का जो तहखाना है वहाँ पर हिंदू धर्म के लिए पूजा की स्वीकृति इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। तो ये पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन एक न्यूज़ की अपडेट है तो मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो भारत में पूरी तरह सब्जी अनुसंधान पर समर्पित यह अकेला संस्थान है जहाँ सब्जी की नई उन्नतशील किस्में, सस्य प्रौद्योगिकी एवं कीट तथा बीमारियों के नियंत्रण, इन सब के लिए क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। संस्थान द्वारा अब तक सब्जियों की 76 मुक्त परागति तथा 12 संकर किस्मों का विकास किया जा चुका है। तो कभी कभी आप जो रंग बिरंगे भुट्टे देखते हैं, बैगनी रंग की गोभी देखते हैं या फिर पिंक कलर की गाजर देखते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, संकर किस्में हैं। ठीक है, संकर मतलब क्या होता है, मिक्स्ड। इनमें क्या है, दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक संकर प्रजाति को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड जीआईएस डाटा सेंटर। इसका जो उपयोग है कहाँ किया जाएगा, अयोध्या में किया जाएगा। ठीक है, तो अयोध्या को अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर से लैस किया जाएगा। जीआईएस डेटा सेंटर कुछ नहीं है, बस ये क्या है, जीपीएस पर आधारित सिस्टम होता है। ठीक, यहाँ पर जैसे ये क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस। ठीक है, ये वर्ल्ड क्लास सेंटर की स्थापना और संचालन यहाँ पर किया जाएगा। इसके द्वारा जो सभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ पर, उन पर निगरानी की जाती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया से जीआईएस डेटा सेंटर व लैब का गठन होगा, जिससे अयोध्या में 30,977 करोड़ रुपए की कुल लागत के 141 जो प्रोजेक्ट हैं, इन पर काम कर रही एजेंसियों की मॉनिटरी और मास्टर प्लान एजुकेशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इनके जो सभी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एकीकृत मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये पहले भी न्यूज में था, अभी भी न्यूज में है, क्योंकि अयोध्या में इसको लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। ठीक, न्यूज में क्यों है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी MORD ने क्या है, ये MORD का क्या मतलब होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ने सबसे गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए BARC, ठीक है, क्या BARC इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, वही MORD के तहत एक क्या है, ये स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी ने लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व वाले संगठन BARC इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। MORD के तहत प्रमुख कार्यक्रम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, DAY-NRLM। ठीक है, इसके तहत गरीब लोगों को शामिल करने के लिए यहाँ पर यह समझौता किया गया है। अब BARC की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बांग्लादेश में की गई थी, जो अब 17 देशों में कार्यरत है। लागत प्रभावी, साक्ष्य समर्थित हस्तक्षेप प्रदान करते हुए 100 मिलियन से अधिक लोगों के साथ इसकी भागीदारी है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद न्यूज में आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो ये कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका थीम था, आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण इसकी थीम थी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में फिर से क्यों है, तो न्यूज़ में सिर्फ इसलिए है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि इसका जो आयोजन किया गया वो इंदौर में किया गया, सिरपुर झील में। ठीक है, झील का नाम क्या है, सिरपुर झील। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित है। ठीक है, ये जो लेडी आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये जो लेडी हैं ये रामसर कन्वेंशन की महासचिव हैं। ये भारत के दौरे पर हैं और इन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया।
तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जश्न मनाने के लिए कहां पर, सिरपुर झील में आयोजन किया। ठीक है, थीम की बात करें तो आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण इसकी थीम है। ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन की महासचिव डॉक्टर मुसोंडा मुंगा, ठीक है, तो इनका नाम क्या है, मुसोंडा मुंगा, ठीक है, मुंबा, मुसोंडा मुंबा इनका नाम है। तो ये क्या है, विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया इन्होंने। ठीक है, ये भारत का दौरा इस टाइम पर कर रही हैं। ठीक, यहाँ पर 3 प्रकाशन भी हुए, मतलब 3 बुक्स जो है, पत्रिकाएं हैं, उनका विमोचन किया गया, जिसमें जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, प्रबंधन प्रभावशीलता ट्रैकिंग टूल, एक प्रैक्टिशनर्स गाइड और भारत में रामसर साइटों की फाइटोडाइवर्सिटी पर एक संग्रह के लिए संशोधित दिशा निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकाशन जो है, इनका भी विमोचन किया गया। और अगर बात करें तो 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था, ईरान के रामसर में क्या किया गया था, वेटलैंड्स के लिए कन्वेंशन जो है वो आयोजित किया गया था। तो इसीलिए इसको अपनाया गया। तो इसीलिए 2 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत 1982 से कन्वेंशन का एक पक्ष विश्व आर्द्र भूमि 24 पर भारत ने 5 और आर्द्र भूमियों को यहाँ पर मान्यता दी। तो वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हो गई, तो भारत में वर्तमान में 80 आर्द्र भूमि टोटल हो गई हैं। अगर इसमें बात करें तो 3 जो हैं वो कर्नाटक से हैं और 2 जो हैं वो तमिलनाडु से हैं। तो जो कर्नाटक से हैं उनमें कौन कौन है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण, ये कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। जबकि कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। क्लियर सभी के लिए। अगर बात करें तो अमृत धरोहर पहल, तो इसकी जो घोषणा है 2023-24 के बजट में की गई थी। ठीक है, और इसका जो एक तरह से काम है वो रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जून 2023 के दौरान पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। क्लियर सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। तो MQ-9B स्काई गार्जियन। ठीक है, तो आपको पता होगा जब मोदी जी यूएस दौरे पर थे तभी इसका सौदा हो गया था। तो वो लगभग जुलाई की बात है। तो इसके बारे में बातें की गई थी। ठीक, तो 20 MQ-9B स्काई गार्जियन को खरीदने की बात की गई थी अमेरिका से। ये क्या है, एक ड्रोन है। ठीक, तो ड्रोन आपको पता होगा ये क्या होते हैं, मानव रहित होते हैं। ठीक है, इनको रिमोट कंट्रोल के द्वारा कहीं दूर बैठकर चलाया जाता है। तो ये निगरानी के लिए भी, हमले के लिए भी, हर तरह से इनको जो है हर तरह से इनको प्रयोग किया जाता है। तो 20 को खरीदना था, लेकिन अब क्या है कि 31 सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की मंजूरी जो है वो मिल गई है। ठीक है, अगर बात करें MQ-9B की, तो ये एक दूर से संचालित विमान प्रणाली है जिसे दुनिया भर में खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। ये 40 से ज़्यादा घंटे तक हवा में रह सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी प्रकार के मौसम में 40+ घंटे तक उपग्रह के माध्यम से क्षितिज पर उड़ान भरने में और नागरिक हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको यूएसए के द्वारा बहुत ही बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें तो ये एक तरह से बम वर्षक विमान भी हो सकते हैं। क्या करते हैं, हमला भी करते हैं दूर से। यहाँ पर कोई भी पायलट नहीं होता है इसके अंदर, तो जैसे इस पर भी हमला होता है तो कोई भी मानव हानि जो है वो नहीं होती है। ठीक, अगर इसके बारे में और देखेंगे तो ये क्या है, स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग और अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लंबे पंखों जैसी सुविधाओं के अलावा स्काई गार्जियन लिंक्स मल्टी मोड रडार से सुरक्षित है, जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफिक गुणवत्ता को इसको प्रदान करता है। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, उन सब की जानकारी जो वो दी गई है। ये हथियार हैं, इसके मिसाइल्स हैं, ठीक है। ये पेलोड्स जो बताया गया, ये पेलोड हैं इसके। तो यहाँ पर ये इंफ्रारेड सेंसर है, ठीक। ये रडार है, क्लियर। और ये जो है मुड़ने वाले इसके पंख हैं जो फोल्ड भी हो जाते हैं, क्लियर। तो ये इसके बारे में जानकारी यहाँ पर थी। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आप सबको पता है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक सर्वाइकल कैंसर भी न्यूज़ में था। तो जो एक तरह से मॉडल एंड एक्ट्रेस जो हैं पूनम पांडे, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी एक सर्वाइकल कैंसर के चलते अपनी मृत्यु की अफवाह फैलाई थी, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड कैंसर डे है, इसको जो इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। थीम की बात करें तो 2024 की जो थीम है वो क्या है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, ठीक है। क्या थीम है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, ठीक है। यह यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा 2022 से 2024 तक 3 साल के लंबे अभियान का एक भाग है, ठीक। और जो जिस एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वो एजेंडा है एक साथ मिलकर हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देंगे, ठीक। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1999 में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर पेरिस में की गई थी। इसके बाद वर्ष 2000 में 4 फरवरी को पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। और वंस अगेन, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है किसी भी परीक्षा से संबंधित, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों के साथ हमेशा तैयार है, जुड़ी है हर सहायता के लिए। और उसके बाद लास्ट में आप सभी लोगों को एक प्यार भरा थैंक यू, और मिलते हैं कल अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह सेम क्लास। तो तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।